पास है। ये पंखा चला दे रहा है एक बार, ये भी चला दे, ये भी चला दे। हम पढ़ रहे थे क्या, टॉपिक है नया, उत्तराखंड की धार्मिक यात्राएं। एक क्वेश्चन की संभावना है इनसे आ जाए। उत्तराखंड में लगभग 20 टॉपिक के आसपास है। और इनसे 40 क्वेश्चन आने हैं। कुछ से क्वेश्चन है, कुछ से नहीं भी आएंगे। और अभी आपको मिल गए हैं दोबारा फिर से क्या, 3 महीने। जो एग्जाम रुके हुए थे, उम्मीद है यूके ट्रिपल एससी क्या निकालेगा, उनका नया कैलेंडर। तो अगले 1 साल की परीक्षाएं किस तारीख पे होंगी, ये भी शायद आपको हफ्ते भर के आसपास मिल जाए। हम भी दिवाली बाद चालू करने वाले क्या, अभी से मेंस का मामला। क्यों, इन 3 एग्जामों का प्री तो आप निकाल लोगे जहां तक हमें उम्मीद है। जितना हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर प्री में नहीं आने का, जिसका कुछ भी एग्जाम आ जाए। लेकिन इन सारों में ही मेंस एग्जाम है और हैं आसान, घबराने वाली बात नहीं। मेंस में आपके हाथ में कैसे लिखना हो उसे, बस आपको लिखना आता हो। टॉपिक यही आने वाले, टॉपिक कोई बाहर से नहीं आने का, ठीक क्या। जिसका मेंस तैयार होगा उसका 70% प्री तो ऑटोमेटिक तैयार, क्योंकि उसने तो हर घटना क्या पढ़ ली होगी बहुत डीपली, हर टॉपिक हर नीति। बस थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा जोड़ना है और रिवीजन करना है उत्तराखंड को पकड़ के। यानी इस एग्जाम में चाहे इसका नाम लो, चाहे इसका नाम लो, चाहे इसका नाम लो, समीक्षा अधिकारी, लोअर अपर, इन तीनों एग्जाम में अगर कोई आदमी ये टॉपिक मजबूत कर ले, उत्तराखंड, और सेकंड कौन है, करंट अफेयर, तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है। इसी का नाम होता है रणनीति। उसे पता हो कहां से एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है, कैसे मैं निकाल दूं। 15-15, 20-20 सवाल, एक दो की बात नहीं चल रही। पीसीएस वाले इतने पेपर होंगे, सब में 15-20 सवाल आ रखे हैं। अब सवाल आ रहे डीपली सारे, ठीक, आसान भी है भारी भी है। और उत्तराखंड के 50+ क्वेश्चन, और कम से कम इसके 15 से 20 क्वेश्चन। तो जब 70 सवाल 150 के पेपर में यहीं से आ रहे हैं, तो कम से कम ये हमारे पक्के हो जाएं। कट ऑफ जा रही है कितनी, अभी गई 92, ठीक, और आप 100 का टारगेट रख के चलो। तो यानी बाकी सारी जीएस बची पड़ी, और आरओ और लोअर में तो क्या बचा पड़ा, मैं तो रीजनिंग, वहां नंबर काउंट होंगे इनके, यहां नंबर काउंट नहीं होने के अपर पीस में। तो यानी इन्हें निकालना आसान है, बस पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। सब कुछ पढ़ोगे तो फायदा ये होगा, कल को प्री में नहीं होगा तो मेंस में होगा। चलते नए टॉपिक पे, उत्तराखंड की धार्मिक यात्राएं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं कौन सी यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा। कुछ बात हमने कल पढ़ ली थी, वो रिपीट करते हैं जरा। कि जैसे 4 धाम की मान्यता है, ऐसी धार्मिक किसी मान्यता है कैलाश मानसरोवर की। और यह यात्रा भगवान शिव के धाम की है, जिन्हें मानते हैं क्या, प्रकृति में, कि हाँ यहीं से सृष्टि का आरंभ हुआ, और ये क्या है, सृष्टि के केंद्र बिंदु में। ये धार्मिक मान्यता है। और यात्रा शुरू कैसे होती है, एक मैंने बताया था आपको क्या, कि तिब्बत में क्या कहते हैं, तिब्बत में क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम था, कल तो आई नहीं। क्या कहते हैं तिब्बत के लोग इन्हें, रैम पोचे, रिन पोचे,
या रेम्पोचे, ठीक। और उसके सामने कोंग रिम्पोचे, ठीक। ये उनके वहां पे नाम है। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि ऋषभ देव को यहीं से निर्माण प्राप्त हुआ, ठीक। अर्थात जो उनके गुरु हुए हैं, जहां से जैन धर्म प्रारंभ हुआ है, उनका निर्माण कहां से हुआ है? यहीं से ही, कैलाश से ही। और कैलाश पर्वत के चार ओर से निकलती हैं चार नदियां। क्वेश्चन आएगा कि ये कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के नॉर्थ से, साउथ से, वेस्ट से, ईस्ट से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? और वो फंसाएगा आपको इस चक्कर में ही, चीजें पढ़ी हुई आएंगी, आपसे बाहर ना आ जाए, बस यही प्रयास है। तो सुन रखा है आपने दो मेन, तीन रिवर मेन, एक सिंधु, एक सतलज, और एक सुन रखी ब्रह्मपुत्र। और वो इन तीनों को तो देगा ही देगा, चौथी एक और देगा कि निम्न में से किसका उद्गम कैलाश पर्वत क्षेत्र से नहीं होता। तो ये तीन तो उसमें आने आने सबको पता है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ठीक। चौथी कौन सी है? यांगत्सी। कौन सी है? यांगत्सी। और एक और भी है, कहीं जरा लिख लो एक बार। कैलाश पर्वत के उत्तर से, कैलाश पर्वत के उत्तर से कौन नदी निकलती है? सिंधु। कहां से निकलती है? कैलाश पर्वत के उत्तर से। कैलाश पर्वत के पश्चिम से कौन नदी निकलती है? पश्चिम से कौन? सतलज, ठीक। उत्तर से सिंधु, पश्चिम से सतलज, और पूरब से यांगत्सी। यांगत्सी। और दक्षिण से कौन सी निकलती है? कर्णाली। ब्रह्मपुत्र इसके समीप से निकलती, यहां से नहीं निकलती, ठीक। क्या चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र। तो उत्तर से सिंधु, पश्चिम से सतलज, दक्षिण से कर्णाली नेपाल से होकर बहती है, और यांगत्सी। यांगत्सी कौन है? चीन की और एशिया की सबसे लंबी रिवर है, ठीक। क्या इसी में एक्स्ट्रा बात लिख लो एक, इसी ईस्ट वाले हिस्से से ही जो दूसरी रिवर निकलती है, उसका नाम तिब्बत में तो है क्या? यारलांग सांगपो। और हम कहते हैं उसे क्या? तिब्बत में तो नाम ये है, हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में तो नाम क्या है? यारलांग सांगपो, और हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। और ये रिवर निकली कैलाश पर्वत के पास से, ठीक। और यहां से निकलने के बाद ये कहां आई? भारत में। भारत में कहां से प्रवेश करती है? सिंधु नदी। कहां से करती है? डैम चौक से। सतलज भारत में कहां से प्रवेश करती है? सीप किला दर्रा। और ब्रह्मपुत्र भारत में कहां से प्रवेश करती है? यांग प्यांग, यांग प्यांग दर्रा। तीनों। जैसे ही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो यह दो ब्रांच में बढ़ जाती है। कौन कौन सी? कौन कौन सी ब्रांच है?
दिहांग और देबांग, दिहांग और देबांग। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है दिहांग और देबांग, और ये दोनों दो ब्रांच के रूप में बहती है। और वो दोनों ब्रांच कहाँ आके मिलती हैं? नूरसा में। जी कुछ नहीं याद है, कहाँ मिलती है? आसाम में ही मिलती है, लेकिन कहाँ? पासी घाट, पासी घाट, और वहां से बनती है ब्रह्मपुत्र। तो कैलाश मानसरोवर क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां से बहुत सी नदियां निकलती है, ये तो है ही। कुछ इसके आसपास के एरिया हैं, 8 रिवर निकलती है यहाँ से। कितनी? 8। दुनिया के टॉप का हिस्सा है, कोई बह रही है इधर, कोई बह रही है इधर, कोई जा रही है उधर, यानी अलग अलग हिस्सों में। तभी तो क्या बोला, धरती का ध्रुव कौन? कैलाश पर्वत। तो एक तो निकलती है क्या? नदियां इस क्षेत्र से। और हर धर्म का आदमी इन्हें मानता है, बौद्ध धर्म का हो, जैन धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, ठीक। और धार्मिक मान्यता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की, तो दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। हमने कल इतनी बात पढ़ ली क्या, कि यात्रा शुरू होती है कहां से? यात्रा शुरू होती है फरवरी मार्च में, पहले फार्म निकलेंगे, निकालेगी विदेश मंत्रालय भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और भारत सरकार का मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, फार्म निकाल के हर एक आदमी से क्या करवाएगा? पहले मेडिकल चेकअप। अगर वो फिजिकली फिट है बिल्कुल एकदम इतनी हाइट पे जाने के लिए, यह यात्रा 19,000 फीट की ऊंचाई पर होती है, ऑक्सीजन वहां कम है। और फिर सारे मेडिकल टेस्ट करके कितनी? लगभग 1,85,000 के आसपास क्या लगने वाले? यात्रा व्यय खर्च ये देना पड़ेगा। और साथ में क्या रखने पड़ेंगे? $300 या 24,000 रुपये नगद रूप में, जिसकी इमरजेंसी में कहीं जरूरत पड़ जाए तो, ठीक। अब इस यात्रा की शुरुआत होती है दिल्ली से बस से, और दिल्ली से यात्रा चली और कहा? दिल्ली से यात्रा समाप्त होती है आके धारचूला, और धारचूला के बाद शुरू होती है पैदल यात्रा, जो लगभग 180 किलोमीटर की है, जिसमें पहले चलते थे पैदल ही, लेकिन अब ये पैदल यात्रा नहीं रही। यहां से भी आगे सैकड़ों किलोमीटर तक क्या बन चुकी है? रोड। 95 किलोमीटर तक तो बिल्कुल रोड बन चुकी है, उसके बाद पैदल यात्रा है। यानी इस यात्रा के जो मुख्य पड़ाव हैं, यात्रा के मुख्य पड़ाव कौन कौन? यह यात्रा के मुख्य पड़ाव हैं। दिल्ली से यात्रा बस द्वारा आई कहां? धारचूला, और धारचूला से शुरू होती है पैदल यात्रा। उसके बाद ये पड़ाव आएंगे, तैयार रहना कहीं ना कहीं। धारचूला से तवा घाट, तवा घाट से नारायण आश्रम, नारायण आश्रम से गाला, सिरखा, बूंदी, गूंजी। सबसे मुख्य पड़ाव में से एक कौन है? फेमस गूंजी, जहां से प्रधानमंत्री ने क्या शुरू की थी? आदि कैलाश यात्रा। गूंजी के बाद नाभिढांग, कुमाऊं और भारत का अंतिम कस्बा इस यात्रा मार्ग पे। उसके बाद यात्रा कहां पहुंचती है? लिपू लेक, और लिपू लेक से यात्रा जाती है पोखरा और दारचेन नाम के स्थान पे। दारचेनी वो स्थान है जहां शुरू होती है क्या? परिक्रमा पथ। किसकी परिक्रमा? 53 किलोमीटर की परिक्रमा है कैलाश पर्वत की, ठीक। लोग करते हैं पहले परिक्रमा और फिर करते हैं पूजा अर्चना। कुछ लोग परिक्रमा नहीं कर पाते, बहुत लंबा यात्रा है, दुर्गम बहुत ही, बर्फीले रेगिस्तान मान लो आप इस क्षेत्र में, या क्या मान लो? ग्लेशियर। और उसके बाद कुछ लोग पहुंचने सीधे कहां? डायरेक्ट मानसरोवर झील। इसी में स्नान किया, शिवलिंग बनाया, उसी का एक चक्कर काट लिया और पूजा कर ली और वापस आ गए। यात्रा चल रही थी लंबे समय से, लेकिन क्या समस्या आ गई? 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यात्रा क्या हो गई? बंद।
यात्रा पुनः चली 1981 में, यात्रा फिर बंद हो गई 81 के बाद पहली बार, कब? 15 जून 2020 गलवान घाटी के बाद, जो गलवान युद्ध हुआ, और यात्रा फिर चली दोबारा से अभी जून टू सितंबर 2025। चूंकि चीन में क्या था, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट, तो भारत वाले कभी प्रधानमंत्री को भी ना भेजें, तो उन्होंने अपने संबंध ठीक करने के लिए बहुत सारी छूट दे दी कि ठीक है यात्रा चालू करो दोबारा एक बार। तो दोबारा यात्रा चली है कब? 5 साल के ब्रेक के बाद। अब इस चक्कर में ही बीच में जब यात्रा बंद थी तो हमने क्या स्टार्ट कर दिया कि चलो वहां नहीं जाना तो कोई बात नहीं, दर्शन तो उनकी यहीं से हो रहे हैं। तो क्या शुरू कर दी? आदि कैलाश यात्रा, पढ़ेंगे तुरंत इसके बाद, ठीक। अर्थात इतनी बात तो हमने कल लिख ली। इतनी बात मेरे को डाउट हो तो बताओ। यात्रा की कुल लंबाई कितनी? 865 किलोमीटर दिल्ली से, ठीक। लिखो। ये बात भी आपने लिख ली कि सितंबर 2015 से चीन ने इस यात्रा का एक नया रास्ता और खोल दिया है। अब तक तो यात्रा हो रही थी केवल कहां से? उत्तराखंड वाले हिस्से से, लेकिन अब यात्रा का नया रास्ता खुल चुका है एक और। कहां से? एक दर्रा है नाथुला, कहां पर? सिक्किम में। और उस नाथुला से ही यात्रा मार्ग चालू हो चुका है। नेपाल के पास यहां सिक्किम है, और यहीं पे ही सिक्किम से ही एक दर्रा है जहां से भारत चीन व्यापार होता है। यह दर्रा भारत और चीन ने कब से खोल रखा है आपस में व्यापार के लिए? 2006 से। इस दर्रे से अब भी व्यापार चल रहा है। स्थल मार्ग से भारत के व्यापार का एक ही दर्रा है बस, कौन? नाथुला। कहाँ का? सिक्किम का। क्योंकि तिब्बत का पठार एक मैदानी क्षेत्र है, बिल्कुल पठारी एरिया, दोनों तरफ पहाड़ हैं। तिब्बत के पठार के एक तरफ एक माउंटेन रेंज है और एक माउंटेन रेंज है। नीचे है महान हिमालय और ऊपर कौन सी माउंटेन रेंज है? कुन लुन सान। कुन लुन सान। इसके बीच में तिब्बत का पठार, और यहां चलते हैं बाकायदा मोटर कार गाड़ियां सब। तो लोग जाते हैं नाथुला से कहा? कैलाश मानसरोवर तक, ठीक। जो हमारा एरिया है उसमें कहां से पहुंचते हैं? इस एरिया से, लिपुलेख से होते हुए। तो 2 यात्रा हमारे कैलाश मानसरोवर के। इतनी बात मेरे को डाउट तो पूछ लो, हम पढ़ चुके इसके बारे में। यात्रा अवधि है कितनी? 21 दिन के आसपास। लिखो आदि कैलाश यात्रा। यहां तक की बात तो आपने सारी लिख दी। आदि कैलाश यात्रा, आदि कैलाश यात्रा। ठीक। तो आदि कैलाश यात्रा चल रही है लंबे समय से पहले ही, लेकिन इसे वैश्विक पहचान मिले और टूरिज्म कुमाऊं के अंदर भी बढ़े, उसके लिए कुछ नए प्रयास किए गए उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जिनमें से एक प्रयास का नाम क्या है? मानसखंड मंदिर माला मिशन। मानसखंड मंदिर माला मिशन। क्योंकि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तो 4 धाम हैं और यहाँ तो टूरिस्टों की बाढ़ है, इतनी बाढ़ है कि यहाँ तो रोकने मुश्किल है अभी तक। कब तक? दीपावली से पहले तक ही 4 धाम कपाट बंद होने वाले हैं। 4 धाम में सर्वाधिक दर्शन किस धाम में किए हैं? केदारनाथ धाम में। कितने आदमियों ने? लगभग 16 लाख ने।
16 लाख आदमी क्या कर चुके हैं, दर्शन, अब तक का रिकॉर्ड है। और इस बार लगभग सब अगर मिला दें तो 40 से 50 लाख आदमी कहाँ गए हैं, चार धाम, अकेले 4 धाम में। अर्थात गढ़वाल में तो बहुत से धाम और धार्मिक स्थल हैं, कुमाऊं में भी हैं, लेकिन लोग वहां कम पहुंच रहे हैं। सारी भीड़ वहां कहाँ जा रही है, 2 स्थान बहुत मुख्य हो चुके हैं उनके, एक कैची धाम और एक बागेश्वर, जो वहां के मुख्य तीर्थों में से एक है। और भी है, कहाँ की बात चल रही है, जागेश्वर, बागेश्वर, जागेश्वर, कैची धाम, जबकि वहां बहुत सारी झीलियां अन्य हैं। तो इन सबको बढ़ावा देने के लिए क्या चला दिया, मानसखंड मंदिर माला मिशन, और इसके तहत कुमाऊं कितने 48 मंदिरों को विकसित करेंगे, उनके यात्रा मार्ग ठीक करेंगे, वहां जो व्यवस्था पार्किंग की है वो ठीक करेंगे, यानी ताकि सुगम लोग पहुंच सके, यहाँ पे रुकने में दिक्कत ना आए। बराबर में क्या बनवाएंगे, होम स्टे। इसका पहला चरण जिसके तहत कितने, जिसके तहत 16 मंदिर विकसित किए जा रहे हैं, इसका पहला चरण चालू हो चुका है। और भारत भर से ट्रेनें यहां तक पहुंच जाए तो ऐसी पहली ट्रेन भी चला दी, कहां से, पुणे से काठगोदाम। कहां रखा था क्वेश्चन, उत्तराखंड पीसीएस पिछली बार, पुणे से काठगोदाम। कहां चलाएंगे, कलकत्ता से टनकपुर या काठगोदाम, लेकिन वो चल नहीं पाई, कहां चली पहले, पुणे से काठगोदाम। ठीक, इसके लिए आईआरसीटीसी क्या कर दिया, इसके लिए एग्रीमेंट, भारतीय रेलवे का और उत्तराखंड टूरिज्म का। अब इन्हीं में से एक धाम कौन है, आदि कैलाश, जहां दर्शन होते हैं एक झील में, किसके, ये है वो पार्वती कुंड। इसी पार्वती कुंड में दिखाई दे रहा है क्या, कैलाश पर्वत। ये ऐसी लोकेशन पे है कि यहां से कैलाश पर्वत दिखता है, और उसकी प्रतिमा कहां दिखती है, इसमें। इसके बराबर में क्या चल रही है, पूजा, इसे कहते हैं आदि कैलाश। ठीक, इसके पास ही एक ताल पड़ता है, इसे तो कहते हैं पार्वती ताल, उसका नाम है जोलिंगकोंग पर्वत। ताल के बराबर में एक पर्वत है, क्या नाम, जोलिंगकोंग पर्वत। और बराबर में एक और स्थान है फेमस, कौन सा, ओम पर्वत, जिसपे ओम के आकार में क्या रहती है, बर्फ। ये, और जो इतिहास में पहली बार सन 2024 में और 25 में क्या हो चुका है, बर्फ विहीन, यानी यहां जो ये आकृति है ओम की, और इसमें बर्फ पड़ने के बाद दिखाई देती है, ये पहली बार क्या हो गई, विलुप्त, यानी बर्फ खत्म हो गई ओम पर्वत के इस वाले हिस्से की। लेकिन संयोग से इस बार क्या होने वाली, इस बार 100 साल की रिकॉर्ड सर्दी होने वाली है, जिसमें 100 वर्ष का इतिहास टूटने वाला है। या तो ऐसी कब हुई थी, 1917। ऐसा क्यों है, इस बार इतनी भयंकर सर्दी क्यों पड़ेगी, ये भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी है आने वाली सर्दियों के लिए, ऐसा क्यों होगा। बिल्कुल ये ठीक बता रही, एक इफेक्ट है क्या, ला नीना। इस बार ये बहुत मजबूत बन चुका है। लाल नीना का मतलब क्या है, प्रशांत महासागर का जल ठंडा हो रहा है, ठंडा होगा तो वहां बनेगा हाई प्रेशर, और ठंड बढ़ेगी पूरी बेल्ट के अंदर, और हमारे पास तो भयंकर बढ़ेगी। ठीक, यानी चाहे यूरोप हो, चाहे इसमें एशिया वाला हिमालय का हिस्सा हो, यहां खतरनाक बर्फबारी होगी। और जो उत्तर भारत है, यहां शीतलहर और सर्दी का दौर क्या चलेगा, बहुत लंबा। पिछले 2 साल से क्या बन रखा था, प्रशांत महासागर का जल गर्म हो रखा था, और उस चक्कर में सर्दियों के दिन भी घट रहे थे और सर्दियां भी घट रही थी, बर्फबारी भी घट रही थी। इस बार क्या है, इसे कहते हैं भारत में सूखे वाली दशा, अल नीनो को, और ये भारत में अच्छी बरसात। तो ठंड भी जबरदस्त पड़ेगी और भविष्य में बारिश भी क्या होगी, जबरदस्त। ठीक,
और केवल हमारे पास नहीं, उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबके पास। तो ओम पर्वत, जोलिंगकोंग पर्वत और पार्वती ताल, इन तीन के पास ये है कौन? ये धार्मिक मान्यता है क्या? कि सन्यासियों को भगवान शिव यही दर्शन दिया करते थे, और एक बार कैलाश जाते समय भगवान शिव और पार्वती यहां रुके थे, और जो सन्यासी कैसे थे, वृद्ध या बूढ़े, उन्हें भगवान शिव आदि कैलाश में दर्शन दिया करते थे, कैलाश पर्वत के बजाय। तो नाम क्या पड़ा? आदि कैलाश। यह यात्रा शुरू होती है कहां से? आपने पढ़ा कि यह है यात्रा मार्ग। सुन लो, उसके बाद लिखना आराम से कि यहां पड़ता है तवा घाट। तवा घाट से पहुंचेंगे पहले कहां? गूंजी। और गूंजी से पहुंचेंगे कहां? गूंजी से पहुंचेंगे कहां? जोलिंगकोंग। और जोलिंगकोंग में क्या बना हुआ है? एक ताल, जिसे कहते हैं पार्वती ताल, जिसमें दिखता है कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब। तो ये यात्रा कौन सी है? आदि कैलाश यात्रा। लिखिए जरा आप बस। जोलिंगकोंग एक पर्वत है, ठीक, और पार्वती एक ताल है। आदि कैलाश यात्रा लिखो जरा। यह है यात्रा पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़ के तवा घाट से जोलिंगकोंग पर्वत, जोलिंगकोंग पर्वत और पार्वती ताल, जोलिंगकोंग पर्वत और पार्वती ताल के लिए होती है। इसी पार्वती ताल में, इसी पार्वती ताल में कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब, इसी पार्वती ताल में कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसी पार्वती ताल में कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब दिखाई देता है। मान्यता है प्राचीन काल में, मान्यता है प्राचीन काल में कैलाश पर्वत पर निवास करने से पहले भगवान शिव, मान्यता है प्राचीन काल में कैलाश पर्वत पर निवास करने से पहले भगवान शिव, कैलाश पर्वत पर निवास करने से पहले भगवान शिव यही निवास करते थे और श्रद्धालुओं को दर्शन दिया करते थे। यही निवास करते थे और श्रद्धालुओं को दर्शन दिया करते थे। इसीलिए इसे इसीलिए इसे आदि कैलाश,
या छोटा कैलाश यात्रा भी कहा जाता है। इसीलिए इसे आदि कैलाश या छोटा कैलाश यात्रा भी कहा जाता है। क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा 15 जून 2020 के बाद से ब्रैकेट में गलवान घाटी घटना, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा 15 जून 2020 से 15 जून 2020 से बंद कर दी गई थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने बताओ कब शुरू किया है? 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने 12 अक्टूबर 2023 को 19,567 19,567 फीट की ऊंचाई पर इस यात्रा का प्रारंभ किया। इस यात्रा का प्रारंभ किया। बारह अक्टूबर 2023 को इस यात्रा का प्रारंभ किया। यह यात्रा कुल 107 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 107 किलोमीटर लंबी है। यह यात्रा 107 किलोमीटर लंबी है। और ये वाली कितनी थी? 180 किलोमीटर लंबी थी। ध्यान रखना, 160 किलोमीटर तो कुमाऊं में थी और 20 किलोमीटर कहाँ थी? तिब्बत वाले हिस्से में। 160 तो भारत वाले हिस्से में, पिथौरागढ़ से लेकर धारचूला से, और 20 किलोमीटर कहाँ थी? तिब्बत वाले हिस्से में। ठीक, ये कितनी है? 107। कहां से? यहीं से 107। लिखो। इस यात्रा के मुख्य पड़ाव निम्न है। एक चार्ट बनाओ अलग से ही। कोई किताब नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना, पीसीएस तक कुछ भी आ जाए आप रिवाइज करो बस। सारा काम यही हमने बहुत एग्जाम में देख लिया, इससे बाहर कुछ नहीं आता अक्सर भी। इसके मुख्य पड़ाव निम्न है। पहला तवा घाट। पहला तवा घाट। दूसरा पांगू। तवा घाट, दूसरा पांगू। पांगू ब्रैकेट में क्या लिखो? अस्कोट। पांगू ब्रैकेट में अस्कोट। नारायण आश्रम। नारायण आश्रम लिखा हुआ ऑलरेडी। तवा घाट, पांगू, नारायण आश्रम। नारायण आश्रम। गर्भयांग। गर्भयांग। गुंजी। गुंजी। कूटी।
कूटी, जोलिंगकोंग और पार्वती ताल, जोलिंगकोंग और पार्वती ताल, जोलिंगकोंग और पार्वती ताल। तो जोलिंगकोंग में हेलीपैड है जहां प्रधानमंत्री उतरे थे, गूंज भी गए वो। कब शुरुआत हुई? 12 अक्टूबर 2023 से, कि अपने भारत में धन रहे, ना लगवाना किसी का वीजा। यही देख लो क्या, कैलाश पर्वत, मंदिर में तो वहां के जाना ही नहीं, दर्शन ही करने तो यहीं से कर लो। ठीक, आदि कैलाश। कौन? पार्वती कुंड, यही छोटा सा कौन है, एक शिव मंदिर जो सजा हुआ है, ये पार्वती ताल के बराबर में ही। ये वो मंदिर सजा हुआ था, वो यहां बैठ के मंदिर क्या रखा था, सजा रखा था। ठीक, और यहीं से क्या दिख रहा है डायरेक्ट, उस ताल के अंदर प्रतिबिंब किसका? कैलाश पर्वत का। इसके समीप ही प्रसिद्ध ओम पर्वत भी स्थित है, इसके समीप ही प्रसिद्ध ओम पर्वत भी स्थित है। तो किसकी बात? एक यात्रा है 107 किलोमीटर लंबी, ना विजय फीस ना कुछ, कम खर्चा बहुत ही। यहाँ लग रहे हैं 1,85,000 रुपये, दिन लग रहे हैं 22, यहाँ लगते हैं 4 दिन भी नहीं। बाकायदा रोड बना पड़ा, गुंजी से कटना है कितना, कहाँ, एक अलग हिस्से में। अब है इससे आगे कौन सी यात्रा? नंदा राजजात यात्रा। नंदा राजजात यात्रा, यह है क्या यात्रा है? ये धार्मिक मान्यता है कि यहाँ पे पर्वतराज नाम का एक राजा हुआ है, जिन्हें हिमालय भी कहा गया है। किस नाम का? पर्वतराज, जिन्हें हिमालय भी कहा गया है। उनकी पुत्री का नाम था नंदा, पार्वती या नंदा। ठीक, और इनका विवाह किससे हुआ? भगवान शिव से। पार्वती ने कौन से स्थान पे तपस्या की भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए? इन्हें याद नहीं आ रहा, कहाँ कहाँ? ना जी, गौरी कुंड। गौरी कुंड में ही दो काम तुम्हें ध्यान रखने, एक तो पार्वती ने तपस्या की भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, दूसरी बड़ी बात, गौरी कुंडी वो स्थान है जहां गणेश की कटी हुई गर्दन को जोड़ा गया था। गणेश का कटा हुआ मस्तक कहाँ रखा हुआ है? कहाँ रखा हुआ है? पाताल भुवनेश्वर, गंगोली हाट। पाताल भुवनेश्वर, गंगोली हाट। ठीक, उसके बाद ये धार्मिक मान्यता है कि गढ़वाल में परंपरा आज भी है, मैदान में कहते हैं उसे चाला, विवाह कम आयु में कर देना और एक आयु के बाद ही मायके जाना। ठीक, तो पार्वती 12 वर्ष बाद अपने मायके से कहां गई? ससुराल। तो सारे गढ़वाल ने और सारे कुमाऊं ने उन्हें विदा किया अपनी बेटी की तरह। तो नंदा देवी की विदाई की यात्रा है, कौन सी? नंदा राजजात यात्रा। क्योंकि इसका आयोजन करते थे गढ़वाल के राजा, गढ़वाल के राजा। ठीक, सबसे पहले किसने किया आयोजन इसका? 7वीं सदी में, 7वीं सदी में गढ़वाल के राजा सालीपाल ने।
अब गढ़वाल के राजाओं का राज पहले कहाँ था? चांदपुरगढ़ चमोली में, जहां के राजकुमार इस यात्रा को क्या करते थे? चूंकि नंदा देवी की विदाई की यात्रा राजकुमार करते हैं आयोजित, तभी नाम क्या पड़ा? नंदा राज जात। अब भी जो मैदान के लोग हैं क्या लेके जाते हैं? जात, बागड़ वाले की जात। जात का मतलब है यात्रा। तो नंदा राज यात्रा, नंदा देवी की विदाई यात्रा राजा करते हैं क्या? एक यात्रा के रूप में आयोजित। ठीक, कैसे होते यात्रा? ये धार्मिक मान्यता है कि 12 वर्ष बाद नंदा देवी कहाँ? यहाँ विराजमान है, इनकी विदाई करनी है। तो पहले काम कौन कर रहे थे? कौन कौन लोग थे ये? कासुआ गांव के राजकुमार पहले ये काम कर रहे थे। कौन लोग? यहां अलग अलग गढ़ हुए हैं, चांदपुर गुड़ चमोली के राजकुमार। बाद में उन्होंने क्या दे दिया इस काम को? कासुआ गांव के राजकुमारों को। यात्रा कौन कर रहे हैं बाद में? वो आयोजित। ठीक, यात्रा में क्या होता है? यात्रा में मान्यता है कि नंदा देवी 12 साल बाद कहां विराजमान हो गई हैं? कर्णप्रयाग के पास ही नोटी मंदिर में। नोटी गांव का मंदिर है किसका? नंदा देवी का। और पूरे राज्य में ढूंढ के ऐसा बकरा या भेड़ लेके आनी है जिस बकरे के 4 सिंग हो, उसे कहते हैं चोसिंग या मेढ़ा। चोसिंग या मेढ़ा या खाड़ू। और उस पे क्या रखते हैं? उस पे रखते हैं नंदा प्रतिमाएं झोलों के ऊपर। इन झोलों में रखते हैं क्या? नंदा प्रतिमाएं। और इनके साथ साथ चलते हैं लोग क्या लेके? ये बड़े बड़े छाते, जिन्हें कहते हैं क्या? छंतोली। छंतोली, ताकि देवी को धूप या बारिश का सामना ना करना पड़े। यात्रा केवल दिन दिन चलती है और यात्रा के 21 दिन की यात्रा है। कितने किलोमीटर की? 280 किलोमीटर की। ठीक, 21वें दिन यात्रा समाप्त होती है। 20 पड़ाव, 280 किलोमीटर। कहां से? नोटी गांव से यात्रा शुरू होती है, जिसका पहला पड़ाव है नंदा देवी का ननिहाल इड़ा बधानी। इड़ा बधानी। और उसके बाद यात्रा आगे बढ़ती जाती है। दिन दिन में यात्रा चलेगी और शाम के समय यात्रा जो भी कस्बा होगा वहां रुक जाएगी। देवी की मूर्तियों को उन झोलों में से निकालेंगे और जहां यात्रा रुकेगी उस नगर या उस कस्बे में क्या बिछाएंगे? चादरें। और वहां मंदिर में देवी की मूर्ति स्थापित करेंगे और पूरी रात क्या चलेंगे? जागरण। जो वहां के लोकल लोग होंगे वो खाने पीने रहने की व्यवस्था करेंगे पूरी। यात्रा में 20 पड़ाव हैं और 10वें पड़ाव का नाम क्या है? नंद केसरी, जहां कुमाऊं के लोग भी क्या हो जाएंगे इसके अंदर? शामिल। ठीक, और 16वां पड़ाव है कौन? पातान पातर नचोनिया। गढ़वाल का एक राजा एक बार। 13वां है पड़ाव बाण और अंतिम गांव है। इसके बाद वो कस्बा नहीं है। तो आगे कैसे मन लगे यात्रा में? एक बार एक राजा क्या ले गया साथ में? नाचने वालियों को भी साथ ले गया कि मन लगा रहा कम से कम। ठीक क्या? तो पातर नचोनिया पड़ गया उस स्थान का नाम जहां वो पड़ाव डलता है। ठीक, और उसके बाद महिलाएं यात्रा में भाग नहीं लेती 16 पड़ाव के बाद। उसके बाद रूपकुंड होते हुए यात्रा कहां पहुंचती है? तिरसुली पर्वत शिखर की तलहटी में स्थित होमकुंड झील, जहां नंदा देवी का पहली बार डोला विवाह के समय रखा गया था। और मान्यता है यहीं से क्या शुरू हो गया है? ससुराल का क्षेत्र अर्थात कैलाश क्षेत्र, मुख्य कैलाश क्षेत्र। तो वहीं छोड़कर किसे? चोसिंह मेढ़े को लोग खड़े रहते हैं जब तक यह आंखों से ओझल ना हो जाए। और फिर
जिस मार्ग से गए हैं दूसरे मार्ग से वापस आएंगे। सतोल, कनौल, चंदनिया घाट होते हुए कहां पहुंचेंगे? फिर नोटी गांव में ही, तब यात्रा समाप्त होगी। कितनी? 20 दिन 280 किलोमीटर। और जिसे कहते हैं हिमालय का महाकुंभ, हिमालय का महाकुंभ। ठीक, कब? 12 साल में एक बार होती है, संयोग से होने वाली कब? 2026 में। लास्ट टाइम कब हुई थी? 2014 में। और कितनी? अब होगी 2026 में, अगस्त 2026 में, अगले साल। ठीक, क्योंकि यात्रा आने वाली है, सरकार तैयारी में लगी पड़ी। और 27 में क्या आने वाला? कुंभ। 27 में कुंभ, 27 में चुनाव और 26 में यात्रा। तो जो पहाड़ के आदमी हैं उनके लिए सुविधाओं में कमी ना आ जाए, कभी बाद में वोट ना दें, तो क्या रखेंगे? पक्की मजबूती। सरकार का सारा खर्च होता है फिलहाल इसे क्या कर रखा है? राजकीय उत्सव घोषित। सरकार सारी व्यवस्थाएं, खाना पीना सब कुछ देखती है। ठीक, लिखो नंदा राजजात यात्रा। नंदा राजजात यात्रा, इसे हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। इसे हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रत्येक 12वें वर्ष होती है। क्योंकि यह प्रत्येक 12वें वर्ष होती है। और यह हिमालय की पुत्री नंदा, और यह हिमालय की पुत्री नंदा और शिव की पत्नी की विदाई यात्रा है। शिव की पत्नी की विदाई यात्रा है, जिसे उत्तराखंड गढ़वाल के लोग अपनी बेटी की विदाई यात्रा के रूप में आयोजित करते हैं। जिसे उत्तराखंड व गढ़वाल के लोग अपनी बेटी की विदाई यात्रा के रूप में आयोजित करते हैं। इसका प्रारंभ 7वीं सदी में, इसका प्रारंभ 7वीं सदी में गढ़वाल के राजा सालीपाल ने किया था। इसका प्रारंभ 7वीं सदी में गढ़वाल के राजा सालीपाल ने किया था। सालीपाल ने किया था। उस समय गढ़वाल के परमार राजवंश, बाद में नाम पड़ा क्या इनका? परमार राजवंश। पहले कौन लोग थे ये? कत्यूरी। यहां कत्यूरी राजवंश था, और उस कत्यूरी राजवंश के समय यहां बन गए थे क्या? अलग अलग गढ़। कितने गढ़ थे? 52। उन्हीं गढ़ों में थे एक गढ़ का नाम क्या था? चांदपुर गढ़। ठीक है। पहले उस समय गढ़वाल के परमार राजवंश ब्रैकेट में चांदपुर गढ़, चांदपुर गढ़ के राजा इसका आयोजन करते थे। चांदपुर गढ़ के राजा इसका आयोजन करते थे। बाद में इनकी राजधानी, बाद में इनकी राजधानी, बाद में इनकी राजधानी चांदपुरगढ़ चमोली से
37वें राजा अजयपाल ने चांदपुरगढ़ चमोली से 37वें राजा अजयपाल ने 1512 में देवलगढ़, 1512 में देवलगढ़ और 1517 में 1512 में देवलगढ़ और 1517 में श्रीनगर स्थानांतरित कर दी। 1512 में देवलगढ़ और 1517 में श्रीनगर स्थानांतरित कर दी। राजधानी परिवर्तन के बाद चांदपुरगढ़ के राजाओं ने राजधानी परिवर्तन के बाद चांदपुरगढ़ के राजाओं ने इस यात्रा का दायित्व कासुआ गांव के राजकुमारों को दे दिया। कासुआ गांव के राजकुमारों को दे दिया। जो आज तक यह कार्य कर रहे हैं, इसीलिए इसे नंदा राजजात यात्रा कहते हैं। क्योंकि ये कौन कर रहे आयोजित? राजा। इसीलिए इसे नंदा राजजात यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा की कुल दूरी 280 किलोमीटर और 20 पड़ाव हैं। इस यात्रा की कुल दूरी 280 किलोमीटर और 20 पड़ाव हैं। इसके मुख्य पुजारी नोटी गांव के नोटियाल ब्राह्मण हैं। इसके मुख्य पुजारी नोटी गांव के नोटियाल ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हैं। चमोली जिले का चांदपुरगढ़ क्षेत्र और श्री गुरु क्षेत्र, चमोली जिले का चांदपुरगढ़ क्षेत्र और श्री गुरु क्षेत्र नंदा देवी का मायका कहलाता है। नंदा देवी का मायका कहलाता है। और नंदाकिनी यानी चमोली का एक पूरा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में से एक को तो बोलते हैं क्या? मायका, और एक कौन है? नंदाकिनी के पास का क्षेत्र, क्या? ससुराल, जिसे कहते हैं बधान क्षेत्र। लिखो। और
नंदाकिनी के समीप का बधान क्षेत्र, नंदाकिनी के समीप का बधान क्षेत्र, नंदा देवी का ससुराल, नंदा देवी का ससुराल कहलाता है, नंदा देवी का ससुराल कहलाता है, ससुराल कहलाता है। और इसके समीप ही होमकुंड, और इसके समीप ही होमकुंड झील स्थित है, होमकुंड झील स्थित है। त्रिशूली पर्वत की तलहटी में, 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 जहां यह यात्रा समाप्त होती है, यह यात्रा केवल, यह यात्रा केवल दिन में चलती है, यह यात्रा केवल दिन में चलती है, और रात को विश्राम व जागरण होते हैं, रात को विश्राम व जागरण होते हैं। जागरण होते हैं। ठीक, कल देखते हैं इससे आगे बातें बची हुई हैं बहुत सारी।